हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह और आज फिर से मैं अपने YouTube के इस प्लेटफॉर्म एजुकेटर्स बूस्टर पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग एक इनिशिएटिव के तहत ठीक है करंट अफेयर्स 2024 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके सीरीज लगातार आप लोगों को मिलते जा रहे हैं। ठीक है, ये आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए ठीक है समान रूप से उपयोगी है, ठीक ना, क्योंकि इसमें हर तरह के क्वेश्चंस को मैं क्या करते हैं कि संग्रहित करता हूं और आप लोग के सामने लाता हूं। तो इस जो मतलब सीरीज है, इसका फायदा इस रूप में आपको मिलेगा कि 35 क्वेश्चन, लगभग 35 क्वेश्चन का जो एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, ठीक है, जीएस के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, उसको ये कवर करने के लिए ठीक है इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आप लोग लगातार इस पे बने रहिए, ठीक है, और इसे नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, काम आएगा आपके ये। तो इसी सीरीज के तहत हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि अभी हाल ही में भारत ने विश्व का पहला स्वदेशी अस्पताल भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, राइट, आपको याद रखना है, भीष्म नाम है इसका। इसका पूरा नाम क्या है कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री बनाया है। ठीक है, ये घायलों के त्वरित उपचार के लिए ठीक है सभी जीवन रक्षक प्रणालियों से लैस है। ठीक है, अभी हाल ही में किस देश को सहयोग हेतु भारत ने इसे प्रदान किया है? तो आपके ऑप्शन है ए नंबर ईरान, बी नंबर इजराइल, सी नंबर यूक्रेन या डी नंबर सूडान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूक्रेन। तो दोस्तों, भारत ने ठीक है अपने इस एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ठीक है किसी भी ऐसे देश में जहां पर युद्ध की स्थिति हो, ठीक है, जहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, ठीक है, जहां पर मानवीय स्वास्थ्य संकट में आ गया हो, उस स्थान के सहयोग के लिए, चिकित्सीय सहयोग के लिए उसने भीष्म नाम का एक पोर्टेबल अस्पताल बनाया है, जिसे अपने मित्र देशों को वो प्रदान करता है। ठीक है, इसके तहत यूक्रेन को प्रदान किया गया है 4 पोर्टेबल अस्पताल प्रदान किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? भीष्म। तो 4 भीष्म दिया गया है। तो इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 क्या कह रहा है? देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के 11वें संस्करण, कौन सा 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में किया गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में ही दिया गया है आपको। दुबई में किया गया, जिसके अंतर्गत तुर्की, ठीक है, भारत और कतर को मुख्य अतिथि घोषित किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो ए है विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था, पहला। बी है विकासशील देशों की आवाज, फिर सी है विकासशील देशों की संवाद, और फिर डी है भविष्य के सरकारों को आकार देना। तो देखिए, तो इन चारों में कौन सा सही आंसर है आपका? तो डी, भविष्य की सरकारों को आकार देना। तो भविष्य के की सरकारों को आकार देना इसका सही उत्तर है। तो देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू ही आपको कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी गई हैं। जैसे आपको पहला बात तो ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का ये कौन सा संस्करण था? तो 11वां संस्करण था। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ किया गया? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि ये दुबई में किया गया। फिर दिया हुआ है कि फिर इसके बाद ये दिया गया है कि इसका मुख्य विषय क्या था। तो मैंने बता दिया कि ये गवर्नमेंटल समिट है। इसका मतलब सरकारों के विषय में यहाँ पर चिंतन की जाती है। ठीक है, और वर्तमान स्थिति क्या है विश्व के सरकारों की, ठीक है, वो कितनी जिम्मेदार है, कितनी लोकतांत्रिक है, इन सब बातों पे इस पे विचार किया जाता है। साथ ही साथ सरकारों को और अधिक जिम्मेदार बनाना, अधिक लोकतांत्रिक बनाना, जिससे कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो और सामाजिक आर्थिक समता को स्थापित की जा सके किसी भी देश में। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए विकासशील देशों के द्वारा इसमें क्या है, पार्टनरशिप किया जाता है और इस तरह की इसमें कार्रवाई की जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, राइट।
ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो आपके विकल्प क्या है, 39, 40, 48 या 49। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, किसी न किसी रूप में ये सवाल आपको दिखेगा, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए, रट जाइए। ठीक है, मेमोराइज कर लीजिए, जरूरी है ये। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 39 है भारत की रैंकिंग। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या है, तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में होता क्या है कि किसी भी देश में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसके शिक्षा प्रणाली में कितना नवाचार किया जा रहा है, नई नई तकनीकों को उसका आधार बनाया जा रहा है, इसे देखा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी विश्व के सभी देशों का एक लिस्ट बनाया जाता है और उसमें सभी को एक रैंक दिया जाता है उसके नवाचारी तकनीक के निवेश के लिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था में, उसके शिक्षा प्रणाली में। ठीक है, तो भारत को इस लिस्ट में 39 पोजीशन पे रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 39 है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे अब। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक नवाचार सूचकांक के विषय में कौन सा कथन सत्य है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसलिए मैंने इसे सेकंड क्वेश्चन के रूप में कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विकल्प ए है, इस सूचकांक का प्रकाशन वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, जिसको हम विप्पो भी कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। सेकंड नंबर, इस सूचकांक का यह 17वां संस्करण है। कौन सा, 17वां संस्करण है। ठीक है, उसके बाद सी क्या है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है क्या है, लगातार 14वें वर्ष, ठीक है, सबसे अधिक नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में इसे स्थान प्रदान किया गया है। उसके बाद फिर डी नंबर है, इस संस्करण का शीर्षक सामाजिक उद्यमिता। राइट, क्या, सामाजिक उद्यमिता के वादे उजागर करना। ठीक है, ठीक है, सामाजिक उद्यमिता के वादे उजागर करना है, या ई उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें उपरोक्त सभी जो है वो राइट है। क्यों, तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, यह सूचकांक एकदम राइट है। ठीक है, उसके बाद फिर इस सूचकांक, यह सूचकांक का 17वां संस्करण है, एकदम ऑल राइट, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद फिर क्या है, सी, स्विट्जरलैंड इसमें लगातार 14वें वर्ष सबसे उच्च स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है, तो बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है ये। और इस संस्करण का जो शीर्षक है वो सामाजिक उद्यमिता के वादे उजागर करना, बिल्कुल राइट है। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि 38.3, ठीक है, स्कोर के साथ फिर से मैं बता दे रहा हूं, 38.3 स्कोर के साथ भारत, ठीक है, भारत को इस सूचकांक में 39th पोजीशन दिया गया है। राइट, 39th पोजीशन दिया गया है, तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में फोर्ब्स 2024 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः है। तो इसमें आपको वह विकल्प चुनना है जिसमें पांचों अर्थव्यवस्था का क्रम बिल्कुल सही रूप से सजा हुआ है। ठीक है, इसमें ए क्या है, यूएसए, चीन, जर्मनी, जापान और भारत। ठीक है, उसका बी क्या है, यूएसए, चीन, जर्मनी, भारत और जापान। उसके बाद फिर सी नंबर क्या है, यूएसए, चीन, जापान, भारत और जर्मनी। और डी क्या है, यूएसए, चीन, भारत, ब्रिटेन और जापान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सही उत्तर जो होगा वो होगा ए,
ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है, यूएसए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद फिर है चाइना, चीन की अर्थव्यवस्था। उसके बाद है जर्मनी, ठीक है, जो यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व में तीसरे नंबर पे है। उसके बाद है जापान, ठीक है, राइट। उसके बाद फिर है फिफ्थ नंबर पे है इंडिया। कितना नंबर पे है इंडिया, फिफ्थ नंबर पे है इंडिया। ठीक है, ये जो भी आपको दिख रहा है बड़े अर्थव्यवस्थाओं का क्रम, ये है अकॉर्डिंग टू जीडीपी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीडीपी। ठीक है, ये जीडीपी के आकार के आधार पे, जीडीपी के आकार के आधार पे विश्व के बड़े, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं का ये क्रम है। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखना है, ये आंसर होगा। इसमें अलग से ये क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि विश्व के बड़े अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान कौन सा है, फिफ्थ। और ये आ सकता है कि विश्व के बड़े अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी के आधार पे विश्व में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कौन सा है, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा है, यूएसए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को इस संदर्भ में याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024, जिसे चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, कौन कौन से कथन सत्य हैं। मतलब कि बताना है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 इसे जारी कौन कर रहा है, चैरिटी एंड फाउंडेशन। ठीक है, इसके द्वारा ये जारी किया जा रहा है। तो बताना है कौन कौन से कथन इसमें सत्य है। ठीक है, आपको बताना है। तो आपकी स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इंडोनेशिया को प्रथम स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो इंडोनेशिया को प्रथम स्थान प्राप्त होने का मतलब है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में उन देशों को रखा जाता है जो बहुत उदार किस्म के देश होते हैं। ठीक है, जो दानकर्ता किस्म के देश होते हैं। ठीक है, जो आवश्यकता पड़ने पर दान करने में आगे होते हैं। ठीक है, अधिक ऐड देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडोनेशिया इसमें प्रथम स्थान पर है, तो बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया बिल्कुल सही प्रथम स्थान पे है, ये सबसे अधिक उदार देशों में नंबर 1 पे है। और भारत, सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि भारत को इसमें 26वां स्थान प्राप्त है। राइट, बिल्कुल सही है, भारत को 26वां स्थान प्राप्त है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके ये दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। तो हमें ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें एक और दो दोनों सत्य हैं, तो सी, जिसमें दोनों ही सत्य हैं, एक और दो दोनों सत्य हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर सी होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र, ठीक है, कौन से 46वें सत्र, ठीक है, के अंतर्गत भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, 43वें विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया गया है। वह कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है, मतलब कि कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है 43वें नंबर का जिसे कि यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में शामिल कर लिया गया है जस्ट अभी हाल ही में 2024 में। तो आपके ऑप्शन क्या है, ए क्या, होयसल का पवित्र मंदिर समूह, राइट, उसका बी क्या है, शांति निकेतन, राइट, उसके बाद फिर सी क्या है, मुंबई के विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको असेंबल्स, ठीक है, और डी क्या है, मोइदम्स, राइट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, मोइदम। मोइदम इज द राइट आंसर। मोइदम को शामिल किया गया है 43rd विश्व धरोहर स्थल के रूप में, ठीक है, 46th सेशन में यूनेस्को के, ठीक है, जिसमें विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई थी, राइट। तो ये बैठक कहाँ हुई थी, तो भारत मंडपम में हुई थी। कहां पर हुई थी, ये 46वें सत्र की बैठक जो हुई थी कहां हुई थी, भारत मंडपम में हुई थी, भारत मंडपम में हुई थी। ये कहां है, नई दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है भारत मंडपम। तो यहीं पर क्या किया गया था, यूनेस्को का जो 46th सेशन हुआ था उसको यहीं पर आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या है, विश्व के महत्वपूर्ण धरोहर स्थलों को शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत भारत के मोइदम्स को क्या किया गया है, इसे शामिल किया गया। नाम याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको और देखेंगे, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें हम लोग फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मोइदम्स
अभी हाल ही में चर्चा में रहा है वह है, क्या है भाई? तो ए, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, ओके, द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी, राइट। उसके बाद फिर बी क्या है? असम के चराईगांव जिले में अवस्थित है ये, मतलब कि मोइदम्स के विषय में है, क्या ये असम के चराईगांव जिले में अवस्थित है, स्थल है? फिर सी नंबर शाही मकबरा है, या डी उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी, ठीक है। मतलब कि आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि मोइदम्स, जिसे अभी 46वें, ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर, ठीक है, स्थल की सूची में नामांकित करने के लिए जो बैठक हुई थी भारत में, नई दिल्ली में, भारत मंडपम में, तो उसमें भारत का 43वां एक स्थल है जिसे मोइदम्स कहा जाता है, जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। वह मूल रूप से क्या है? अहोम राजवंश जो असम में स्थित थे पहले, उनका एक दफन प्रणाली है, जो एक मतलब कि पहाड़ के टीले नुमा संरचना है, जिसके अंदर क्या है, इन्हें, इस राजवंश के राजाओं को क्या किया जाता था? दफन किया जाता था, ठीक है। तो ये दफन प्रणाली है, अहोम राजवंश में ये टीला दफन प्रणाली है। फिर बी क्या है? असम के चराईगांव जिले में स्थित है, एकदम राइट है, ये वहीं स्थित है, और ये एक पर्यटक स्थल भी है। और सी नंबर ये शाही मकबरा यहाँ पर है, ठीक है, तो ये सभी सही होगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जोन था दोस्तों, जिसे आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको एकदम याद करके जाना है। ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में जरूर आएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे। विश्व प्रतिभा रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश स्थित है? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024, तो जिसे विश्व प्रतिभा रैंकिंग कहते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? स्विट्जरलैंड, ए, बी नंबर सिंगापुर, ठीक है, और सी क्या है? सी है न्यूजीलैंड, और डी है नीदरलैंड। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, ठीक है, स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड को बहुत ही लंबे समय से रैंक 1 प्राप्त हो रहा है इसमें, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, इनका रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग इनका है, ठीक है ना। तो आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे, 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए भारत की जो रैंकिंग होती है ना विश्व में किसी भी सूचकांक की, इंडेक्स की, वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बात, उसमें हम एक काम और क्या करते हैं कि भारत की जो रैंकिंग है उसमें भारत का स्कोर क्या है, थोड़ा हम उसको भी देख लेते हैं, और मद्देनजर इसके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि वर्ल्ड में कौन सा ऐसा देश है जिसे रैंक 1 प्राप्त हुआ है। इन तीन चीजों को जब आप देख लेंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों डायमेंशन से आज तक क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक है। कभी एक्सेप्शनली उसके अंदर डीप जाकर के एक आध क्वेश्चन कभी उसके शीर्षक पे, उसके थीम पे भी पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल हम लोग अभी इन्हीं तीनों चीजों पर ही, ठीक है, हर सूचकांक के, हर इंडेक्स के इन तीनों डायमेंशन को हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कौन सा देश पहले नंबर पे है, फर्स्ट, फिर भारत की रैंकिंग क्या है, सेकंड, भारत को क्या स्कोर मिला इसमें, राइट, या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि उस साल जिस रैंकिंग को हम लोग देख रहे हैं, यदि उस रैंकिंग को किसी भी तरह का थीम दिया गया हो या किसी मुख्य विषय पर आयोजित हुआ हो तो उसको भी देख लेंगे हम लोग चलते चलते। आप भी घर में जो कुछ अन्य मतलब कि सूचकांक होंगे उसको भी इस तरह से देखिएगा जा करके। तो देखिए यहाँ पर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत की रैंकिंग जो थी, आपका ऑप्शन दिया है 88 या 88वां, 98, 98वां, या फिर 56वां, या फिर 58वां। तो डी ऑप्शन आपके सही होंगे, क्या? 58वां, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मूव किया जाए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाल ही में किन देशों को FATF, जिसका पूरा नाम क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। ग्रे लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण देशों को डाल दिया जाता है जिनकी वित्तीय लेन देन संदेहास्पद हो, ठीक है, या किसी मतलब कि अवैध या फिर किसी क्या बोलते हैं अनुचित कार्य के लिए धन का ट्रांसफर किया जाए, ठीक है, धन का, पैसों का लेन देन किया जाए,
तो ऐसे देशों के जो लेन देन है उस पर नजर रखने वाली एक संस्था है जिसे FATF कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें इन संदेहास्पद देशों की सूची तैयार की जाती है। तो अभी आपको बताना है कि हाल ही में किन देशों को इसमें शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन क्या है? ए नंबर मोनाको और वेनेजुएला, बी नंबर है मोनाको एवं लिंचेस्टाइन, सी नंबर है पाकिस्तान एवं क्यूबा, और फिर डी है नाउरू एवं क्यूबा। राइट, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? मोनाको और वेनेजुएला ऐसे देश हैं जिन्हें अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। जैसे देखिए, ग्रे लिस्ट में अभी हाल ही में इन दोनों को शामिल किया गया का मतलब ये नहीं कि केवल यही दोनों देश ही बस ग्रे लिस्ट में, नहीं, ग्रे लिस्ट में बहुत सारे विश्व के देश को शामिल किया गया है, जिसमें ये अभी सबसे रिसेंटली घटने वाली घटना है जिसको हम लोग करंट अफेयर्स में कवर कर रहे हैं। ऐसे देखें अगर हम लोग तो इसमें केन्या, ठीक है, केन्या, वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, उसके बाद फिर वियतनाम, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, सीरिया, ठीक है, कौन? सीरिया, यमन, ठीक है, सीरिया, यमन, यूएई था, इसको बाहर कर दिया गया, ठीक है अभी। उसके बाद फिर आप आके देखिए तो फिर इसमें इस तरीके से देखें तो फिर एक तो मोनाको खुद, ठीक है, मोनाको है ना। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण देश का नाम आप याद कर सकते हैं। आएगा अभी रिसेंट जो जिसे शामिल किया गया उसे, लेकिन आप इसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से जब आप देख लेंगे ना तो क्या होगा कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा भी कुछ अगर आ जाएंगे तो फिर आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे तंजानिया, तंजानिया है ना, तो इस तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, हम लोगों को अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? FATF के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए FATF एक महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक तो हमने सीधा सीधा देखा, ठीक है, कि अभी कौन कौन से देशों को शामिल किया गया है, इसीलिए चर्चा में थी। तो अभी हम लोग को देखना है, थोड़े से देखना है कि उसके स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, जरा उसके ऊपर भी हम लोग एक फोकस करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है देखना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, बस वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली यह एक संस्था है। एकदम राइट, एकदम सही है ये, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि अनुचित रूप से धन प्रेषण या फिर मनी को ट्रांसफर किया जाए, जिससे मनी का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसे, ठीक है, अवैध कार्यवाही और आतंकीय वित्त पोषण, ठीक है, जिससे आतंकवादी पनप सके, उसके लिए यदि की जाती है तो ये संगठन उस पर नजर रखता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इसकी स्थापना 1989 में, ठीक है, पेरिस में की गई। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखना है, एकदम राइट है ये। तो बिल्कुल FATF की स्थापना 1989 में, ठीक है, की गई थी, पेरिस में की गई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी, तो राइट। फिर वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 40 है, तो एकदम सही बात है, कुल सदस्य संख्या इसमें 40 है, ठीक है। भारत FATF का 34वां सदस्य देश है, तो भारत FATF का 34वां सदस्य देश बिल्कुल है, एकदम सही बात है। तो आपके उत्तर क्या है? चारों सही है, 1 2 3 4 जो स्टेटमेंट है चारों के चारों सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इन सभी को आपको अपने नोटबुक में नोट करना है और इसे 3 से 4 बार रीडिंग देना है, राइट। तो जिससे क्या होगा कि ये आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन जरूर यहां से आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 या 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि worldatlas.com के अनुसार, ठीक है, उत्पादन क्षमता के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खदान कौन सी है? ये एक क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में worldatlas.com के द्वारा, ठीक है, 2023 में अपनी एक रिपोर्ट शेयर की गई, ठीक है, जिसके अंतर्गत कोयला उत्पादन क्षमता के आधार पर विश्व के सबसे बड़े महत्वपूर्ण कोल माइंस के इसमें क्या थे, लिस्ट जारी किए गए थे।
तो उसके आधार पे अगर देखें तो सबसे बड़ी विश्व की कोयला खदान कौन सी है, तो आपके ऑप्शन क्या है, ब्लैक थंडर माइन, ठीक है, यूएसए का, या फिर नॉर्थ एंटीलोप टोसेल माइन, या फिर नॉर्थ सांसी माइन, ठीक है, जो कि चीन का है। तो आपके विकल्प क्या है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो तीन तीनों, या फिर डी निम्न में से कोई नहीं। तो विश्व के सबसे बड़े कोयले खदान में पहले नंबर पे कौन है, ब्लैक थंडर माइन यूएसए, ठीक, कहां का, ब्लैक थंडर माइन यूएसए का है। फ्रेंड्स, जो रिपोर्ट शेयर की गई है उसमें यह बोला गया है, बताया गया है कि लगभग 59 क्या 59 मिलियन टन, मिलियन टन, मिलियन टन, 59 मिलियन टन, ठीक है, प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता इस माइंस की है। समझ लीजिए आप, कौन सी माइन, ब्लैक थंडर माइन की 59 मिलियन टन उत्पादन क्षमता के साथ नंबर 1 पे है, इसीलिए आपके ऑप्शन एक बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, केवल एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके ब्लैक बोर्ड पे है, थोड़ा मैंने छोटा लिख दिया है साइड में जो जगह बच गया उसमें, ठीक है, तो आप इसको देखिए ठीक से कि worldatlas.com के अनुसार ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्पादन क्षमता के आधार पर भारत की सबसे बड़ी कोल खदान कौन सी है, या कोयले की खदान कौन सी है। आपके ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट दिया है गेवरा खदान, गेवरा खदान, ठीक है, सेकंड नंबर दिया है कुसमुंडा खदान, ठीक है। अब आपके उत्तर क्या है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी न तो एक न तो दो, और डी एक और दो दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं इसका थोड़ा डिटेल बताता हूं आंसर बताने से पहले। तो देखिए 5 कोल माइंस के या फिर कोयले खदान के जो लिस्ट हैं, सबसे बड़े विश्व के जो 5 खदानों के जो लिस्ट दिए गए हैं, उसमें पहला नंबर पर ब्लैक थंडर माइन है, और दूसरे नंबर पे है गेवरा खदान। कौन, गेवरा खदान, ठीक है, यह है सेकेंड नंबर पे, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड नंबर पे है ये, और ये जो है कुसमुंडा खदान जो है वो फोर्थ है, क्या, फोर्थ नंबर पे है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे। तो ये दोनों ही जो कोल माइंस हैं, ये भारत के सबसे बड़े कोल माइंस हैं। गेवरा खदान का नंबर 2 है और कुसमुंडा का 4th है। वर्ल्ड में, वर्ल्ड रैंकिंग में ये आते हैं, ठीक है। ये दोनों कहां पे हैं कोल माइंस, ये दोनों है कोरबा जिले, कोरबा, कोरबा जिले के में छत्तीसगढ़ में है ये दोनों खदानें, ठीक है, जो चल रहे हैं वर्तमान में। जो गेवरा खदान है, इसकी उत्पादन क्षमता को अगर आप देखेंगे तो लगभग ये अप्रोक्सीमेटली 57 मिलियन टन प्रति वर्ष इसकी उत्पादन क्षमता है, राइट, ठीक है। ये दोनों जो कोल माइंस हैं, ये दोनों कोल माइंस जो हैं, ये क्या है, ये ओसीएम है, ओसीएम, या फिर ओसी भी कहते हैं इसे, मतलब ओपन कास्ट, ओपन कास्ट मतलब कि ऑपरेशनल टाइप का ये है, जैसे कि इसे खुले में निकाला जाता है। तो इन दोनों खदानों को आप ध्यान से रखिए, ठीक है। इस खदान में जो एक अभी बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ से कोयला भी निकाला जा रहा है, काफी चर्चा में था ये, उसका नाम है सरफेस माइनर। एक मशीन होता है, इसका नाम है सरफेस माइनर। उस मशीन का यूज यहाँ हो रहा है, जो वर्ल्ड क्लास मशीन है, और वर्ल्ड के कुछ खास गिने चुने ही मतलब कि माइंस में ही वर्क करती है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का मतलब एक्सप्लोजन नहीं किया जाता है, मतलब विस्फोटक लगा करके और उड़ा देना किसी क्षेत्र को, और फिर उसके बाद फिर वहां से कोयले का कटिंग होता है। वो काम बिना किए ये क्या है, मशीन कोयले को काट करके और वहां से कटिंग कर लेती है अपने हिसाब से। तो इसको पर्यावरण अनुकूल भी माना जाता है, तो टेक्नोलॉजी से लैस है ये सब, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, ओके फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे। देखिए मंदिर के मुख्य वास्तुकार के विषय में आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या है, इसमें स्टेटमेंट वाइज कर दिया गया है। पहला नंबर है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, और 2 नंबर में किया अरुण योगीराज, और 3 में महंत नृत्य गोपाल दास जी, ठीक। तो इनमें से आपको उत्तर चुनना है अपना, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या दिए हैं, ए में केवल एक, और बी में दिया है केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में 1 2 3 सभी होंगे। तो देखिए जो
आपका उत्तर होगा इसमें सबसे सही, वो क्या हो जाएगा, मंदिर के मुख्य वास्तुकार जी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही होगा उत्तर। ठीक है, ए, चंद्रकांत सोमपुरा, इन्होंने मंदिर के पूरे आर्किटेक्चर को, ठीक है, डिजाइन किया था और मंदिर के निर्माण की जिम्मा पूरा इन्हीं के ऊपर था। ठीक है, अगर हम प्रभु राम जी का जो मूर्ति बना था तो उनके वास्तुकार के विषय में अगर हम बात करें तो अरुण योगीराज जी थे। ठीक है, और जो थर्ड नंबर का जो आपका स्टेटमेंट है, महंत नृत्य गोपाल दास जो थे वो क्या था, इस पूरे बोर्ड के, ठीक है, अध्यक्ष थे। ठीक है, उनके ही नेतृत्व में कार्य को आगे संपादित किया जा रहा था। राइट, ओके ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसके थ्रू मैं काफी छोटे छोटे बातों को भी कवर करूंगा, है ना, और क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल आने स्वाभाविक है परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 16, श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर ध्यान देकर सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। ठीक है, तो ए क्या दिया गया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की स्थापना 5 फरवरी 2020 को की गई एवं 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी थी। तो एकदम राइट है। ठीक है, संसद में, ठीक है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास परिषद की के लिए एक विधेयक जो था उसे पारित किया गया था। ठीक, 5 फरवरी 2020 को और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी श्री राम जन्मभूमि की। ठीक है, 2020 में। तो ये राइट है, इसको राइट करना है। ठीक है, आगे चलना है। फिर बी क्या कहता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के बाल रूप विग्रह की 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक की। तो एकदम राइट है, एकदम राइट है। ये आपको पता होगा कि काफी हर्षोल्लास के साथ पूरे जनमानस के द्वारा इस दिन सेलिब्रेट किया गया था। इस लाइक दिवाली है उस दिन। तो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक हुई थी। तो आपका उत्तर बी भी एकदम राइट होगा। ठीक, 11 दिन के कठोर उपवास के दौरान और विधि विधान के दौरान के बाद ही इस प्राण प्रतिष्ठा को किया गया था। ठीक है ना, आगे चलिए। सी नंबर, श्री राम जन्मभूमि का निर्माण परंपरागत नागर शैली में की गई है। नागर शैली, ठीक है, नागर शैली क्या है, एक आर्किटेक्चर का स्टाइल है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट है ये, यहां पर ये राइट है। ठीक ना, उत्तर भारत के मंदिर जो हैं वो जो बने हुए हैं वो नागर शैली के हैं। ठीक है, आगे चलिए। डी नंबर में कहता है कि इस मंदिर में 5 मंडप स्थित है। बिल्कुल सही है, एकदम सही है, 5 मंडप स्थित है। गर्भगृह से पहले 5 मंडप बने हुए हैं। ठीक, उस 5 मंडप के बाद ही गर्भगृह में प्रवेश होती है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी जो होगा ये सही होगा। तो आप इस तरह से देखिए, डेट्स को देखिए, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में, टीसीएस के एग्जाम में आज भी डेट का खासा महत्व है। ठीक, डेट को फोकस करते हैं, लेकिन वो डेट कैसा होना चाहिए, काफी हाईलाइटेड होना चाहिए, काफी महत्व का होना चाहिए, तभी उस डेट को पूछा जाता है। तो आप लोग इन सभी डेटों को ध्यान रखना है कि न्यास परिषद को स्थापित करने के लिए संसद में विधेयक कब पारित किया गया था, उसके बाद फिर कब, ठीक है, आधारशिला कब रखी गई थी और कब प्राण प्रतिष्ठा जैसा एक सबसे भव्य समारोह को आयोजित किया गया था। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भगवान की जो प्रतिमा बनाई गई है उसको बालक राम नाम दिया गया है। क्या, बालक राम, बालक राम प्रतिमा का नाम यही है। इस प्रतिमा का निर्माण जिन्होंने किया है, जिन्हें मतलब कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका नाम क्या है, अरुण योगीराज। कौन, अरुण योगीराज। इनके द्वारा काफी सावधानी बरतकर, काफी नियमों का पालन करने के उपरांत ही, ठीक है, इस कलाकृति को स्वरूप देने का कार्य दिया गया था। तो इन दोनों बातों को भी साथ ही साथ आपको याद रखना है। एक छोटा सा बात मैं और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सूर्य तिलक यंत्र का भी स्थापना किया गया है। कौन सा, सूर्य तिलक यंत्र। मैं यहीं पे लिखता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को तो आप लोगों ने देख ही लिया है। एक सूर्य तिलक यंत्र है, सूर्य तिलक यंत्र। इस यंत्र को काफी वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर
स्थापित किया गया है। ठीक है, वर्ष में एक बार, ठीक है, वर्ष में एक बार ऐसा होगा कि सूर्य की किरण, सूर्य का जो प्रकाश होगा, जो किरण होगा, वो सीधे प्रतिमा के ललाट पर जाकर केंद्रित होगा। यह बहुत ही कम समय के लिए होगा। ठीक है, ये लगभग माना जाता है कि 6 मिनट या 10 मिनट के लिए ही एक हो सकता है। तो क्या होगा कि भगवान राम के प्रतिमा पर, उनके ललाट पर जहां पर कि क्या तिलक लगाया जाता है, वहां पर सूर्य के का रोशनी ऑटोमेटिकली स्वयं ही जाकर के, और ऐसा लगेगा कि तिलक जहां लगता है वहां पर वो केंद्रित होगा, वो सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य तिलक यंत्र भी यहाँ लगाया गया है। हालांकि ये सूर्य तिलक यंत्र जो है, ये कंसेप्ट कहां से है, तो काला राम नाम का जो मंदिर एक है महाराष्ट्र में, ठीक है, वहां पर अपने आप ही उस मंदिर को, बहुत पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो उस मंदिर में भगवान राम के प्रतिमा पर सूर्य तिलक होता है। स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से होता है वहां पर। शायद उस समय के आर्किटेक्चर में ऐसा, वहां के जो आर्किटेक्चर करने वाले जो लोग थे, वहां के जो भी मतलब कि मंदिर निर्माण में जो भी लगे हुए लोग थे, वो ऐसा उस मंदिर का डिजाइन किए थे कि सूर्य का प्रकाश वहां पर वर्ष में एक बार आकर के सूर्य तिलक होता है। उसी कंसेप्ट का प्रयोग भी इस मंदिर में किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है हम लोगों को, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17। यह क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दे दिया गया है। ये तो सबको पता है। जिसके तहत उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इससे असंवैधानिक घोषित किया है। मतलब क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना को अभी असंवैधानिक घोषित किया गया, तो किस संविधान के अनुच्छेद के का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्य किया है। तो बहुत ही सामान्य सवाल है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 22, या अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 19। तो जब भारतीय संविधान के को आपने भी बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा, तो भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 जिसमें कि, ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि स्पष्ट है, ठीक है, अकाट्य है और अपने आप में पवित्र है, ठीक है, और पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि जनता का अधिकार सर्वोपरि है ना। तो आइए, तो इसके आधार पर देखेंगे तो आपका उत्तर डी बिल्कुल राइट होगा, एकदम बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत में, उसी के आधार पे सुनवाई करते हुए इसे चुनावी बॉन्ड योजना को क्या कर दिया गया, इसे निरस्त कर दिया गया। और न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने ये बात कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना क्या है, एक गुप्त प्रकार की योजना है, ठीक है, जो जानने के अधिकार को क्या करती है, जनता के जानने के अधिकार को बाधित करती है और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है ना। तो इसलिए उसे निरस्त किया गया है। तो अनुच्छेद 19 क्या है, आपको पता होगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि 19(1)(a) में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है ना। इसके तहत दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। क्या, एक तो बात याद रखना है कि यहां से प्रेस की स्वतंत्रता भी रिलीज होती है, मतलब निकलती है ना। क्या, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद फिर एक बात और आपको याद क्या रखना है कि सूचना के अधिकार, मतलब कि जानने का अधिकार सभी जनता को है। इस देश में जो भी सार्वजनिक गतिविधि हो रही है, सार्वजनिक धन का उपयोग हो रहा है, ठीक है, तो इन दो, या फिर सार्वजनिक निजी सहभागिता का कोई भी उपक्रम या फिर कोई भी कार्य हो रहा है, तो उसमें जनता को जानने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ पर क्या है, सूचना के अधिकार, ठीक है, की जो बात है वो इन दो इसमें शामिल है। तो इस रूप में देखा जाए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार दोनों शामिल है। और ये पूरा का पूरा पेरिफेरी या पूरा का पूरा जो एरिया है वो इसमें समाहित हो जाता है अपने आप करके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसे क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ना बोलने का भी अधिकार इसमें शामिल है। इसमें सी में आप जोड़ सकते हैं कि ना बोलने का अधिकार, ना
बोलने ना बोलने का अधिकार भी इसी में समाहित है। मतलब कि अभिव्यक्ति इसमें कहा गया है ना, बोलना और अभिव्यक्त करना अपने आप को, ठीक है। तो अगर हम चुप हैं तो भी अभिव्यक्ति का यह एक माध्यम है ना। अगर चुप रहना, चुप रहने में क्या है, हम आपसे सहमत नहीं है, तो एक तरह से अभिव्यक्ति ही तो हो रही है कि हम आपसे सहमत नहीं है, तो चुप रहने का भी अधिकार इसमें शामिल है, ठीक है। और इसके थ्रू क्या है, इसमें अभिव्यक्ति कई तरह से हो सकता है, आपको पता ही है, दृश्य माध्यम से भी, ठीक है, ठीक है, प्रदर्शन द्वारा भी, ठीक है, दृश्य द्वारा, सब शांतिपूर्ण, ये भी बात याद रखना, ये सभी लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाला कार्य होना चाहिए। यदि ऐसा कोई भी कार्य जो कि सामाजिक लोक व्यवस्था में विघ्न डाले, देश के खतरे, देश के सुरक्षा को खतरे में डाले, ठीक है, या फिर क्या करे, या फिर ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे लोकतंत्र को हानि पहुंचती हो, तो इस तरीके के सभी गतिविधि में फिर क्या है, राज्य एक्शन लेगा, राज्य फिर कार्रवाई करेगा, पूर्णतः छूट है उसको। मतलब कोई भी अधिकार जो है पूरे के पूरे वो निरपेक्ष नहीं है, ठीक है, वो सापेक्ष है, ठीक, ठीक है। तो दृश्य, प्रदर्शन, या फिर प्रिंट मीडिया, मतलब इसको छापने को कहते हैं क्या, समाचार पत्र, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, इन सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है अपने अभिव्यक्ति के लिए, राइट। तो इस तरीके से इस प्रश्न का संदर्भ यही था, और मुझे लगा कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे ऐसे जाकर के इस प्रश्न को बना सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक घोषित करने वाले संवैधानिक पीठ में, ठीक है, शामिल न्यायाधीश कौन कौन थे, ठीक है, कौन कौन न्यायाधीश शामिल थे। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सटीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना, तो इसे देखना है हम लोगों को। तो आपके ऑप्शन में पहला नंबर क्या है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि यही CJI थे, ठीक है, CJI यही थे जिनके अंतर्गत इस पूरे केस की सुनवाई की गई थी संवैधानिक पीठ में। फिर बी नंबर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, फिर सी में है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, फिर न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। तो इसका उत्तर होगा F नंबर, मतलब क्या, उपरोक्त में से सभी। देखिए फ्रेंड्स, जो ये दिखाई दे रहा है ना आपको न्यायमूर्ति, जो ऑप्शन में जितने भी न्यायमूर्ति हैं, ठीक है, उसमें पहले श्री DY चंद्रचूड़ जी CJI हैं, बाकी सभी जो हैं वो इस संवैधानिक पीठ के सदस्य थे, जिसमें संजीव खन्ना जी और न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, ठीक। तो आपको पता होगा कि वर्तमान में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी अभी CJI बन गए हैं, कौन से नंबर के, CJI बन गए हैं, अब ये वर्तमान में 51वां, 91वां, ठीक है। और जो बाकी जितने भी न्यायमूर्ति हैं ये सभी क्रम से हैं। क्रम से का मतलब क्या हो गया, वरिष्ठता का क्रम यही है, ठीक है, यही वरिष्ठता का भी क्रम है, स्वाभाविक सी एक बात है। तो इसमें सभी लोग शामिल हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ओके ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चुनावी बॉन्ड योजना के अंतर्गत जारी रिपोर्ट्स, जैसे जारी किया गया रिपोर्ट्स को, उसके अनुसार किन दलों को सर्वाधिक चंदा प्राप्त हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अधिकतर लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, है ना, और यहाँ से क्वेश्चन आसानी से गलती हो जाएंगे, ठीक है। ये रिपोर्ट SBI के द्वारा जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दी थी कि जब से चुनावी बॉन्ड योजना जारी की जा रही है, उससे लेकर के जिस दिन सुनवाई हुई थी, अंतिम सुनवाई, उस दिन SBI को, ठीक है, क्योंकि इसमें एक नोडल बैंक क्या था, SBI ही वह बैंक था जिसके द्वारा केवल मात्र इस योजना के थ्रू, मतलब इस तरह के बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे निर्देश दिया गया था। प्रारंभ में बैंक ने काफी असमर्थता जताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख की वजह से इसे सारे रिपोर्ट को लगभग जारी किया गया, जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ECI के वेबसाइट पर जारी किया गया। उसके थ्रू ये बात पता चला कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा अभी तक प्राप्त हुआ है और किस कंपनी ने अधिक से अधिक चंदा दिया है, ठीक है। तो आइए देखें कि आपके क्या है, स्टेटमेंट क्या है। पहला BJP, ठीक है, या फिर
भारतीय जनता पार्टी, दूसरा टीएमसी या इसे ही कहते हैं क्या, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। और उसके बाद फिर सी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर क्या है, 4 नंबर है भारत राष्ट्र समिति। देखिए भारत राष्ट्र समिति के विषय में शायद आप लोगों ने कम सुना होगा, यह तेलंगाना की एक क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। और के चंद्रशेखर राव जी इसके संस्थापक हैं, 2001 में पार्टी बनी है ना। यही उस चंद्रशेखर राव जी इसके अभी क्या है, फाउंडर भी हैं इसके, और इसके वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। तो ये भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना की एक क्षेत्रीय पार्टी है। फिर 5वां नंबर बीजेडी, तो आप जानते ही हैं, बीजू जनता दल, एक वेल नोन पार्टी है उड़ीसा की। तो अब इसमें हम लोगों को, ठीक है, इस क्रम से देखना है कि क्या उत्तर सही होगा। तो आपके उत्तर क्या, आपके विकल्प क्या है, ए नंबर 1 2 3 4, या फिर बी है 1 3 4 2 5, ठीक है। और सी क्या है, 1 3 5 2 4, और डी है 1 2 4 3 5। तो अगर इसके आधार पे देखें तो ऑप्शन ए एकदम राइट है, बिल्कुल राइट है। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। पहला नंबर पे लगभग 6000 करोड़ से अधिक की जो धनराशि है चंदा के रूप में बीजेपी को प्राप्त हुआ है। और क्रमशः दूसरे नंबर पे टीएमसी को, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से कंफ्यूज ना करें कि आप दूसरे नंबर में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो उसे इस विकल्प में नहीं लगा देना है बीजेपी के जस्ट बाद, क्योंकि चंदा प्राप्त करने में आईएनसी से भी आगे निकल गई है टीएमसी। तो यहाँ पर 2 में वो होगी, फिर तीसरे नंबर में फिर आईएनसी, फिर चौथे में भारत राष्ट्र समिति, और फिर 5 में बीजू जनता दल, राइट। तो आपके उत्तर ए सही होंगे, ठीक है फ्रेंड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर, कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत सार्वजनिक सर्वाधिक चंदा देने वाले कंपनियों में कौन कौन से शामिल थे। तो आपके क्या है, स्टेटमेंट है पहला, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। फिर सेकंड नंबर में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ओके, 2 हो गया। थर्ड में क्या है, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये हो गया तीसरा। तो आपका उत्तर क्या है, देखिए यहाँ पे विकल्प जो दिया गया है, ए में क्या दिया है, 1 2 एंड 3, मतलब कि ये क्रम से। और फिर बी है 1 3 और 2, सी है 3 2 1, और डी है 2 3 1। तो आपका उत्तर सही क्या होगा, ए, ठीक है। 1 2 एंड 3 ये क्रम से बिल्कुल सही है, मतलब फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने सबसे अधिक दिया है प्राप्त आंकड़ों के आधार पे चंदा, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दिया है, और थर्ड नंबर पे क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने दिया। इसे याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई क्वेश्चन अगर आया तो आप कर पाइएगा, ध्यान से इसे देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हम लोग अपने इस डिस्कशन को यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स का ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसे ध्यान से आप लोग को करना है, करके परीक्षा में जाना है। विश्वास मान के चलिए कि अधिकतम क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से। दूसरी बात, अगर किसी भी तरीके का सुझाव देना है, कोई भी समस्या हो, ठीक है, हमसे शेयर करना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, मैं रोज कमेंट्स देखता हूं। अगर आप लोग उस पर कमेंट करेंगे, ठीक है, तो उचित रूप से इस पे काम करते हुए हम लोग इसमें सुधार करेंगे। आप लोगों को अगर ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगता है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका सहयोग अपेक्षित है, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर भी करना है आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड। ओके, थैंक यू वेरी मच।